इंटरेक्शन करेंगे, लेकिन आज एक इशू को लेकर के हम आपके माध्यम से देशवासियों को कुछ मुद्दा बताना चाहता हूं जो हमारा देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत एक बहुत मजबूत राष्ट्र के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। एक ताकतवर देश के रूप में जब भारत उभर रहा है तो उसके साथ साथ हमारे संस्कृति, जो हमारा पहचान है, हमारा धरोहर है, हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है, इसको कभी कभी भूल जाते हैं ये कितना महत्वपूर्ण है। और आप लोग सब जानते ही है, हमारा भारतीय जनता पार्टी का तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ये बड़ा मुद्दा रहा है। तो इसको लेकर के कुछ बातें इसलिए बताना चाहता हूं कि लोग भूल जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितने काम हुए हैं, मैं चाहता है कि इसको ना भूलें, बल्कि और चर्चा करके आगे ले जाना चाहिए। कुछ पॉलिटिकल इशू होते हैं, विवादित होते हैं, उसमें अपना अपना मत होता है, लेकिन जब अपना पहचान धरोहर का बात करते हैं, अपने इतिहास, अपने प्राचीन इतिहास का जब बात करते हैं, तो उसमें तो कोई विरोधाभास होने का संभव नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं कि पहली बार हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि भारत सॉफ्ट पावर के रूप में भी बहुत ताकतवर राष्ट्र के रूप में उभर के आया है। हार्ड पावर का तो मैं जिक्र नहीं करूंगा अभी। हार्ड पावर में आप जानते ही हैं, मिलिट्री पावर होते हैं, बहुत चीजें होते हैं, लेकिन जब सॉफ्ट पावर का बात करते हैं तो हमारा पहचान, खास करके जो हमारा कल्चर, भारत का सॉफ्ट इमेज, ये आज के रूप में एक चरम पर है। क्योंकि आज के दिन में प्रधानमंत्री ही नहीं, हम भी किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में जाते हैं तो भारत से आया है ये बताने से ही लोग बहुत ही इज्जत भाव से हमको देखते हैं और बात करते हैं। ये हम सब महसूस करते हैं। एक आम भारतीय भी जब आज भारत से बाहर जाते हैं यही महसूस करते हैं। इसका कारण ये है कि जो हमारा भारत का इतिहास है उसको सामने में लाया है। दूसरी बात, भारत एकजुट हो गया है। एकजुट, एक सूत्र में बांटने का जो कार्य किए हैं, इसके वजह से भारत एकजुट है। और भारत एकजुट है तो ये तो साधारण सी बात है, जब एकजुट होता है तो ताकतवर बन जाता है। वो अंग्रेजी में भी कहते हैं ना, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। उसी में मैं दो चार पॉइंट्स आपके सामने में रखना चाहता हूं। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का जो कल्पना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत पूरे भारत को एकजुट, एक सूत्र में बांधने का जो काम किए हैं, उसमें प्रमुख रूप से मैं जैसे नॉर्थ ईस्ट से आता हूं, ये माना जाता है कि कृष्ण भगवान, उनका स्वयंवर हुआ, शादी हुआ था रुक्मिणी के साथ, और रुक्मिणी को माना जाता है बिस्मक नगर अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये तो हम लोग लेख में पढ़ते रहते थे, लेकिन उसको जमीन पे उतारने का काम किया है मोदी जी ने। अब आपको मालूम होगा, हर साल अरुणाचल प्रदेश से बारात जाते हैं। वो जो स्वयंवर होते हैं माधवपुर गेव, द्वारका में, गुजरात, तो एक्सट्रीम ईस्ट जहां से सूर्य उदय होता है अरुणाचल प्रदेश, और जहां सनसेट होता है, सूर्यास्त होते हैं, गुजरात। तो इसका थीम को समझिए। आज अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर कोई कुछ कहेगा तो ये सीधा सीधा आता है कि ये तो प्राचीन काल से भारत के साथ जुड़े हुए हैं।
तो अरुणाचल प्रदेश अभी भारत का हिस्सा नहीं है, नाम बाद में भला रखा हो, लेकिन प्राचीन काल से भारत का अभिन्न अंग रहा है। तो ये चीज को प्रधानमंत्री ने कितने सुंदर से दर्शाया है कि पूर्वोत्तर के लोग और अरुणाचल के साथ साथ जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स का मुख्यमंत्री और गवर्नर हर साल माधवपुर गेर जाता है, पोरबंदर से पास में, आप लोग को मालूम होगा। और मैं जब गया तो माधवपुर गेर में लोग खुले दिल से स्वागत किया हमारे लोगों को कि ये अरुणाचल प्रदेश से भारत आया है, पूर्व भारत, उत्तर पूर्व भारत से बारात आया है, ऐसा करके स्वागत किया। तो इसका महत्व इतना ज्यादा है। तो इस तरीके से जैसे अभी काशी और तमिल संगम जो बनारस में चल रहा है, तमिलनाडु के अंदर में कुछ लोग ऐसे चीज करते हैं जिससे वो नॉर्थ इंडिया से दूर महसूस करें, जबकि तमिलनाडु, तमिल कल्चर और काशी वाराणसी का जो संबंध है वो प्राचीन है। तो इसको मोदी जी ने कितने खूबसूरत से इसको दर्शाया है। इसी प्रकार अलग अलग कई चीजें जो हुए हैं, पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का अभियान चलाया है, उसमें कई सूत्र हैं। मैं डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। चाहे वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में कल्चरल एक्सचेंज का प्रोग्राम हो, एक स्टेट का पुलिस फोर्स दूसरे स्टेट का पुलिस फोर्स से आदान प्रदान हो, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं। तो इस तरह के कई सारा कार्यक्रम लगातार ये कंटिन्यूस चल रहा है। इसलिए मैं मानता हूं कि बाकी कार्यक्रम के अलावा एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत को एक जोड़ने का, जो हमारे प्राचीन सांस्कृतिक मूल को एक सूत्र में बांधने का जो काम किया है, ये उभर के आया है। दूसरा, जैसे कि हमारे पास बुद्ध भगवान है, भारत ने बुद्ध को दुनिया को दिया है, लेकिन ये बात हम छाती ठोक के कभी कहते नहीं है। आज पूरे के पूरे दक्षिण एशिया, श्रीलंका से लेकर के बर्मा से, म्यांमार से लेकर के थाईलैंड, इंडोनेशिया का जो ऊपर भाग जितने भी है, जैसे कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है, वहां से कोरिया, जापान, चीन, मंगोलिया, रशिया, खालमोकिया तक, और वेस्टर्न वर्ल्ड में बुद्धिज्म का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो फिर से प्रधानमंत्री जी ने महापरिनिर्वाण दिवस, जो बुद्ध का जयंती, उनका महापरिनिर्वाण और उसका संबोधि प्राप्ति, तीनों दिवस को एक साथ बुद्ध पूर्णिमा के रूप में, और यूनाइटेड नेशन में उसको वैशाख पूर्णिमा के नाम से उसको पहचान दिया है। उसको ऑफिशियली 2014 के बाद पहली बार मेरे चेयरमैनशिप में सेलिब्रेशन हुआ था। अभी संस्कृति मंत्रालय उसको देखते हैं। तो पहली बार भारत सरकार ने इसको लीड रोल लिया और बौद्ध धर्म के सिर्फ लोगों को नहीं, पूरा दुनिया को समेटने का काम किया है, और इसका लीड भारत सरकार लेते हैं। फिर इसका जैसे अवशेषों को लेकर के मंगोलिया जाना, या हम नेपाल में कपिलवस्तु में इतना भव्य बौद्ध का वहां संग्रहालय बनाने का काम हो, या श्रीलंका से अवशेषों को यहां देश में लाना, कई चीजें हुए हैं जो सॉफ्ट पावर को दर्शाता है, भारत का सॉफ्ट पावर को दुनिया के सामने में लाया है। फिर बौद्ध का जो अनुयायियों को यहां सुविधा देने के लिए बुद्ध सर्किट बनाया है। तो बुद्ध सर्किट में आप सब मालूम है, इसमें ट्रेन का ये नया रूट खोला है, हाईवेज बनाया है, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है। इस प्रकार से कई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, और हिमालय के क्षेत्र में जितना बुद्धिस्ट बेल्ट है उसको अपग्रेड कराया गया है। फिर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जयंती में जो कार्यक्रम हमने चलाया है,
लंदन में जहां अंबेडकर जी रहते थे, वकालत करते समय बैरिस्टर कर रहे थे, उस घर को खरीद लिया है, खरीद के उसको संग्रहालय बनाया है, म्यूजियम बनाया है। तो इस तरह का जो काम हुए हैं उसको हम भूलना नहीं चाहिए। तीसरा, यूनेस्को का 13 यूनेस्को साइट्स जो अभी इमीडिएटली पिछले 4-5 साल में जो डिक्लेरेशन हुआ है, उसको उस हिसाब से वो वर्ल्ड हेरिटेज बन जाएगा। और अभी दुनिया हमारे और देखते कि भारत का इतना प्राचीन काल से इतना प्रोग्रेसिव थे, हम इतना विकसित थे, खास करके सांस्कृतिक मामले में। फिर आप देखिए आदिवासियों को, मैं पहला लॉ मिनिस्टर हूं इस देश का जो ट्राइबल है। बाबा साहब अंबेडकर इस देश का पहला लॉ मिनिस्टर बने। वो सब जानते हैं वो कितना बड़ा ज्ञानी थे। वो हमारे संविधान का आर्किटेक्ट है और वो अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं। तो 75 साल बाद फिर एक ट्राइबल लॉ मिनिस्टर बना। तो इसके पीछे आप देखिए प्रधानमंत्री जी का सोच को। उसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासियों का कंट्रीब्यूशन इस देश में और आजादी की लड़ाई में, लेकिन कभी ऑफिशियली रिकॉग्निशन नहीं मिला। तो पहली बार भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन को आदिवासी के नाम से जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया गया है और उसमें सारे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। अपने अपने राज्यों में जितना आदिवासी जो हमारे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको जगह दिया गया है। तो इस प्रकार से जो काम हुआ है, उसके अलावा राम मंदिर का निर्माण जिस हिसाब से चल रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना है, 4 धाम जो बने हैं, कई ऐसे चीज। All right. So the Union Law Minister Kiren Rijiju, who also hails from the state of Arunachal Pradesh, talking about all of the work that has been done by the government of India, especially when it comes to Arunachal Pradesh, the state which is an inalienable part of India.